सबसे पहला भाव लग्न या तनु भाव। हाँ प्रेरणा, मैं गोचर का जो स्टडी करवा रहा था, प्रेडिक्शंस, रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन, यस ठीक है, सर। वो भाव विचार तक का कंप्लीट कर दिया था मैंने। ठीक है, तो उसके बाद जो बच गया, मतलब गोचर के हिसाब से, वो फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि यहीं से ओरिजिनल आपको एस्ट्रोलॉजी का मजा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। असल में ये सच है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी डिफिकल्ट साइंस। और मैं आज इतना 35 साल के बाद, 35 36 साल के बाद मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट पोर्शंस होता है प्रिडिक्शन करना। ऊपर ही ऊपर तो लोग बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए बीएनएन कोई पढ़ लिया है, ग्रह कॉम्बिनेशन, ग्रह कारकत्व जिसको कंठस्थ हो गया हो, मुंह जुबानी याद हो गया हो, वो ग्रहों का जो है ना कॉम्बिनेशंस देख के बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, वो नहीं बताते हैं, वो बता देते हैं कि कहाँ कैसा, किस कॉम्बिनेशन कैसा अवस्था होता है, बट पिन पॉइंट नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मेरा शादी कितने बजे होगा। प्रेरणा, आप लोगों को याद होगा, मैथ्रो केपी आप लोगों को ये बताया था एक जातक का, कि उसका इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकेंड में उसका वरमाला होगा। ये शायद आपको याद होगा, डेली ट्रांजैक्शन के बाद ही मैंने ये क्लास करवाया था। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखिए, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ घटना, इवेंट तो डेली घटता है ना। और ये डेली ट्रांजिट से हम लोग डेली घटनाएं समझते हैं। बट यहाँ पे भी बहुत अधूरा चीजें हैं, क्योंकि वैदिक में अभी भी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। जो ओरिजिनल जातक पारिजात, या मतलब जो पहले का जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसके बहुत सी लिपियां, प्रतिलिपियां खंडित हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को जैसे आपने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक वीडियो दिया था शॉर्ट में। मैंने वहां पे ये बताया था कि बुध शुक्र नास्ति, नास्ति केंद्रस्थ बृहस्पति, नास्ति केंद्र बृहस्पति, है ना। दसवें अंगारों को नास्ति, सह जातक किंग करिष्यति। ये मैंने ये बताया था, मतलब जिसका ये कारण क्या है, इसकी ये सब, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मीनिंग को अगर आप लोग समझ जाए, तो फिर आप लोग ना ओरिजिनली प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य एक ही है, कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आए, उनका जो भी प्रश्न हो, उनको हम ये बता पाए कि आपका फलाना दिन इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड में आपका काम होगा। जैसे शादी के लिए मेन पार्ट होता है वरमाला, तो वरमाला कितने बजे, हाँ कितने बजे, कितने, इतने मिनट, इतने सेकंड, फलाना दिन का होगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और यही प्रेडिक्शन पार्ट में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फेल करते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर भी हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाले, बट मेरे क्लाइंट, जब मैंने उनसे भी बोला था कि भैया आप थोड़ा पता कर लीजिए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने के लिए, तो कुछ कुछ ऐसे लोगों के पास मैंने भेजा था जिनका बहुत नाम हो गया है। बट मेरे क्लाइंट आके मुझे गाली दिए। माने गाली नहीं, गाली तो नहीं बोलेंगे, सर बेकार का पैसा चला गया, माने इस तरह का, है ना। तो मेरे लिए जैसे लगा कि गाली ही है। तो उन्होंने बोला सर आप बेकार बोले सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, थर्ड ओपिनियन लेने के लिए। तो सर ये लोग तो 6,000 7,000 रुपये ले लिए, बट आप जितना बताए उसका आधा भी नहीं बता पाए ये लोग, है ना। तो ये चीज होता है। इसीलिए आप लोग उस झांसे पे कभी भी मत आना। आप लोगों को देखो, आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो,
और ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर के एक ही निशानी है कि आप अपने क्लाइंट को जो भी फलादेश करो वो सटीक हो, वो सटीक हो। माने कभी भी कहीं पे भी वहां पे कोई गलती ना हो। नहीं तो फिर आजकल वो कुछ लोग हैं ना जो यूट्यूब में बोलते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज ए फेक साइंस, है ना। वो चीज ना हो, इनको बोलने की कोई हम मौका नहीं देना चाहते। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं तनु भाव या लग्न भाव को। जन्म समय का जो ग्रह स्फुट मतलब ग्रह का डिग्री, मिनट, सेकेंड, उसको स्फुट बोलते हैं। भाव स्फुट, भाव स्फुट मतलब जैसे लग्न भाव कहाँ से कहाँ तक, कौन सी डिग्री, कौन से मिनट, कौन से सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं भाव स्फुट। और हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि भाव संधि स्फुट कितना है। मतलब पहला भाव से दूसरा भाव की उसके बीच का वो 3 डिग्री 20 मिनट का आसपास का जो समय है, संधि बोलते हैं उसको। जैसे मान लीजिए मेष लग्न का कोई व्यक्ति है, मेष लग्न मान लीजिए जिस समय वो व्यक्ति पैदा हुआ था उस समय उसका सोचिए कि मतलब 8 डिग्री, मेष 8 डिग्री चला गया था, तो उसका पहला भाव स्फुट होगा 8 डिग्री। सपोज मान लीजिए 3 मिनट 4 मिनट या कुछ भी है, ऐसे वक्त पे होगा। थोड़ा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको समझाना बहुत जरूरी है। अ, मेरी कुंडली ये स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। जैसे देखिए ये भाव है, ये लग्न भाव अभी कौन सा है, अभी जैसे ये जेमिनी का है 29 डिग्री 43 मिनट 41.89 सेकेंड यहाँ का। ठीक है, नक्षत्र कौन सा है, पुनर्वसु। स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ यस सर। ओके चलिए। तो ये देखिए ये लग्न, ये जैसे लग्न आप, ये लग्न तो कहीं पे भी किसी भी वक्त उदय हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं भाव स्फुट। ये लग्न का भाव जहां से स्टार्ट हुआ है, यानी जेमिनी का 29 डिग्री, ये देखिए जेमिनी है ना, थर्ड हाउस दिख रहा है ना यहाँ पे, थर्ड हाउस D1 चार्ट में, D1 चार्ट में ये देखिए तीसरा राशि है, मतलब जेमिनाई है। तो जेमिना मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के 29 डिग्री 43 मिनट 41.89 सेकेंड में अभी ये राशि भाव स्फुट स्टार्ट हुआ है। अब ये सेकेंड, जब हम सेकेंड भाव तक जाएंगे, अगला भाव सेकेंड भाव तक जाएंगे, तो सेकेंड भाव अब 30 डिग्री का भाव है। हम तो यहाँ कोई भी मतलब हम निरायण संस्थान में निरायण जब प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां पे 30 डिग्री का होता है। तुलसीदास में वो अलग अलग हो सकते हैं। एक सेकंड, हेलो, ऑलमोस्ट तो ये आवाज लग्न चार्ट क्लियर है। तो हाँ बोलिए। ऑलमोस्ट पर लग्न चार्ट से 29 डिग्री मतलब मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट हाउस तो छोड़ के चली ही गई, क्योंकि 29 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड हाउस नहीं के। नहीं 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 नहीं, ये आपका ये जो तीसरा आप देख रहे हैं ना, ये राशि भले ही आपका ये है क्या बोलते हैं असेंडेंट, भले ही मैं आपको थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा, कोई बात नहीं। एक और कुंडली खोल देता हूं। यहाँ देखिए ये असेंडेंट जैसे लग्न जो है 29 29 43, बट है तो ये जेमिनाई में ना, है तो जेमिनाई में। ये अभी कर्क तो पहुंचा नहीं है। कर्क पहुंचने के लिए अभी यहाँ और बाकी है। मतलब नियर अबाउट ये 43 मिनट है, तो 43 मिनट मतलब और 7 मिनट, 6 मिनट समथिंग ये समय चाहिए ना वो कर्क को जाने के लिए। लग्न उदय तो हो गया जिमिनाई में, लग्न, प्रियंका जी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। यस यस सर। तो लेकिन लग्न उदय कहाँ हो,
लग्न उदय, अब इसका जो भी लग्न होगा है तो वो मिथुन में ही ना, भले 1 डिग्री, ये जो, अब ये इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखिए, इसी को बोलते हैं ना राशि संधि में इसके लग्न उदय हुआ। मैं अभी संधि, भाव संधि, राशि संधि की बात कर रहा था ना। तो इसका जो, ये जो लग्न अभी का आप जो लग्न देख रहे हैं, ये लग्न जो है ना, वो बेसिकली राशि संधि में है। क्योंकि 29 डिग्री मतलब 30 डिग्री जाने के लिए सिर्फ 6 मिनट चाहिए। तो 6 मिनट कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अपना ये टोटल और जो है ना राशि संधि का 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये तो राशि संधि में है। अब यहाँ पे जैसे मिथुन में यहाँ कोई पैदा हुआ है, इसकी प्रेडिक्शन में आप लोग कैसे गलती करेंगे? अगर आप लग्न को मिथुन मान के चलेंगे और आगे चल के इसका प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करेंगे, फलादेश करना शुरू करेंगे, तो फिर आप गलत हो सकती है। यहाँ पे आपके दिमाग में रखना चाहिए कि ये इस वक्त में जो उदित लगन है, वो उस वक्त में पैदा हुआ इंसान के पास 2 राशि का नेचुरल कारकत्व आ जाएगा। पहला मिथुन का और दूसरा कर्क राशि का। ठीक है, यही ठीक चीज है। समझाना चाह रहा था, यही चीज समझाना चाह रहा था। चलिए आप नोट्स बनाइए, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो हमें ये, जैसे मैंने बताया कि ग्रह स्फुट, अब ग्रह स्फुट यहाँ पे जो भी ग्रह है, जैसे एसेंडेंट में कोई ग्रह नहीं है ना। आपका यहाँ देखिए 4th हाउस में केतु है। 4th हाउस में केतु कौन सा? भार्गव का 20 डिग्री, इसको बोलते हैं ग्रह स्फुट। ये 20 डिग्री भार्गव का 20 डिग्री 9 मिनट 8.77 सेकेंड, ये है ग्रह स्फुट। तो ये चीज हमें देखना पड़ता है। ग्रह स्फुट, भाव संधि स्फुट भी देखना है, क्योंकि पहला भाव और दूसरे भाव की जो संधि यहाँ पे, ये जैसे ये आप देख रहे हैं, जिमिनी का 29 डिग्री 43 मिनट, ये राशि संधि में भी है, भाव संधि में भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये सब देख के ही हमें फलादेश करना पड़ता है। तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम एक ऐसा उदित टाइम हमें मिल गया जहाँ पे ये सारे संधियां मिल रही हैं हमें। उसके बाद और बताऊंगा, और भी बता रहा हूँ आगे, पहले ये फार्मूला को पूरा करने दीजिए। मैंने क्या बोला था अभी? ग्रह स्फुट, भाव स्फुट और भाव संबंधी संधि स्फुट, ये सब का देखना पड़ेगा। और वो जन्म कि मतलब ये राशि चक्र में उस फूट को जब हम निर्धारण करते हैं, उसको सन्निवेश करते हैं, या उसको जब हम एक एक जगह पे एक एक राशि के या एक एक भाव के हिसाब से, जैसे यहाँ एसेंडेंट केतु है ना, या मून सेटन, जैसे यहाँ पे रख के, ये जो हमारा जूडियक का चक्र मिलता है, जिसको भो चक्र बोलते हैं या जन्म चक्र बोलते हैं, ये भो चक्र या जन्म चक्र को पहले हम देखेंगे, उसके ग्रहावस्थान को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नवांश चक्र D9 चार्ट, उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे D9 में। ये देखिए D9 एसेंडेंट, इसमें भी देखिए मिथुन ही है। सबसे पहले ये D1 और D9 के कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे। देखने के बाद ये माने पहला सूत्र नंबर 1 है, माने लग्न भाव विचार का। मैं लग्न भाव विचार की लेक्चर दे रहा हूं। तो नेचर लग्न भाव विचार का पहला सूत्र यह है कि जन्म समय में ग्रह स्फुट देखेंगे, भाव स्फुट देखेंगे, और भाव संधि स्फुट देखेंगे D1 चार्ट का, और साथ में देखेंगे D9 चार्ट का। D9 चार्ट का भी हम देखेंगे, वो ये स्फुट कितना है, कहाँ पे है, कैसी अवस्थान है, इसके ग्रह के अवस्थान भी हम देखेंगे। उसके हिसाब से, उसके हिसाब से फलादेश का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। प्रक्रिया कैसे करेंगे, चले वो भी बताते हैं। भाव स्फुट अगर बराबर अंश में हो, भाव स्फुट
अगर बराबर अंश में हो तो कोई भी वहां पे बैठे ग्रह या उस भाव के जो भावेश होंगे, भाव का जो मालिक होगा, भाव का जो मालिक होगा, वो अपने शुभ और अशुभ पूर्ण फल दान करेगा। पूर्ण फल दान करेगा। प्रियंका जी, आपको ये बात समझ में आई? प्रेरणा, समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर। ग्रह स्फुट, भाव स्फुट, इसका जो हम गणना करेंगे, इसका जो फलादेश करेंगे, हम देखेंगे बराबर अंश में है या नहीं। जैसे यहां देखिए, इसको असेंडेंट, ये असेंडेंट भी वही मिथुन में है। इसको और ज्यादा करेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ओके 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 ओके। ये डिटेल्स नहीं देता है क्या? हाँ, यहाँ तो डिटेल्स आ गया। तो ये सर्वर उसके हिसाब से तैयार होता है। चलो सबसे पहले सर्वर के बारे में बताएंगे, फिर इसके हिसाब किताब बताएंगे। अभी तो सूत्र नंबर 1 आप लोग खाली जस्ट लिख लो, याद कर लो। फिर जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो इसको पूरा अच्छा से समझा देंगे। अगर ये पहला नंबर सूत्र, सूत्र नंबर पहला का ए, पहला ये है कि ग्रह अगर भाव फुट के बराबर अंश में रहे तो फिर वो पूर्ण तरीके से, चाहे अशुभ हो या शुभ फल दान करेंगे। ये सूत्र नंबर 1 का ए। सूत्र नंबर 1 का बी, अगर भाव संधि में कोई ग्रह अवस्थान करते हैं तो, भाव संधि में कोई भी ग्रह अवस्थान करते हैं तो वो अपने कारकत्व के अनुसार पूर्ण फल नहीं दे सकेंगे। ये सूत्र नंबर 1 का बी। ए बी करके मतलब, या सूत्र का 1 का 1 करके, ये सूत्र 1 का 2 करके इस तरह से लिखो। वो ग्रह जो भाव संधि में रहते हैं, वो कोई भी भाव का पूर्ण फल दान ही नहीं कर सकते हैं। किसी भी भाव का पूर्ण फल दान नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्शन में यही गलती होता है मैक्सिमम। प्रेडिक्शन में यही मैक्सिमम गलती होता है। हाँ, बोलिए। मतलब ऐसा क्यों, मतलब फल क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि वो दो भावों में कंफ्यूज होगा, मैं किसका फल दूं किसका ना दूं। तो ये आधा आधा रिजल्ट देता है। ओके ओके। हाँ, उसमें एक स्टार मार्क करके एक और लिख लेना। ये कभी कभी ग्रह निष्फल भी होते हैं उसमें, लिख लेना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रहा हूं। ये एस्ट्रोलॉजी लाइन में मतलब बहुत, शायद 1 और 2% एस्ट्रोलॉजर को ये मालूम होगा। भाव संधि में रहने वाले ग्रह जो है कभी कभी निष्फला होते हैं। उनके पास कोई फल देने की ताकत ही नहीं रहता। इस अवस्था को बोलते हैं उन्मत्त अवस्था। एक्चुअली वो कंफ्यूज रहता है, वो कौन सा भाव का फल देगा एग्जैक्टली दोनों भाव का फल देने के चक्कर में कोई भी भाव का जो है वो फल दे नहीं पाता है। भाव संधि स्फुट में रहने वाला ग्रह की यही स्वकीय चरित्र है।
सी, सूत्र 1 का सी, मान लो यही भाव अतिक्रम करके आगे जाता है तो फिर नेक्स्ट भाव का वो फल देता है। जैसे इसमें है ये 29 43, ये लग्न भाव का नहीं फल देगा, वो दूसरा यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा रहेगा ना इस अवस्था में, वो लग्न का फल ना दे के दूसरा भाव का फल देगा। मतलब सर आप बोलना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में सन है तो सन वो फर्स्ट हाउस का फल ना दे के सेकंड हाउस का फल देगी। यस, अगर इसी डिग्री में हो तो, संधि में हो तो, और एकदम नेट संधि में, मतलब जैसे यहाँ पे है ना ये 29 43, माने इस तरह का जगह पे, जैसे लग्न जहाँ पे उदित हुआ है उस जगह पे अगर होगा तो फिर वो लग्न का भाव ना देके, फल ना देके, वो सेकेंड हाउस का फल देगा, अगर सान हो, मून हो, या कोई भी ग्रह हो। अगर सर ये 29 डिग्री का ना होके 28 डिग्री का है तो भी क्या मानेंगे? नहीं, 3 डिग्री 20 मिनट को मानेंगे हम। ठीक है। माने यहाँ जैसे ये 29 में हुआ ना, 30 डिग्री का एक राशि संस्थान होता है, एक राशि का टोटल माप होता है 0 to 30 डिग्री। यहाँ देखिए 0 to 30 डिग्री, आप जैसे यहाँ सेकेंड हाउस में जुपिटर है ना। ओ सॉरी, डायमंड चार्ट दिखा रहा हूं मैं। तो ये वो तो 12 हाउस हो गया। सॉरी, एक्चुअली मैंने साउथ इंडियन चार्ट देख देख के ना कभी कभी गड़बड़ा जाता है। जैसे ये हाउस का सेकेंड हाउस ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए ब्लैंक है। प्रियंका जी बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये आपको कोई भी गुरु जल्दी बताता नहीं है। सुन लीजिए, जैसे यहाँ 29 डिग्री समथिंग में, मान लीजिए 28 डिग्री या 27 डिग्री में है, ठीक है। तो तो वहां पे क्या फल आएगा? ये 3 डिग्री 20 मिनट का मतलब होता है कि हम डिवाइडेड कर दें तो कितना, 3 डिग्री मतलब हो गया 3 छक्के, 3 छक्का 18, 180 प्लस 20 मतलब 200 मिनट। 200 मिनट तो यहाँ 100 मिनट एसेंडेंट की तरफ आएगा और 100 मिनट जाएगा आपका यहाँ सेकेंड हाउस में। तो मान लीजिए जैसे 28 डिग्री में है तो भी वो सेकेंड हाउस का देगा। ये ब्लैंक है, वो यहाँ पे अगर कोई सन या मून कोई भी ग्रह बैठा रहेगा पहला असेंडेंट में, वो सेकेंड हाउस को अधिक प्रोमिनेंटली रिजल्ट देगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सी हुआ ना, ए बी सी बोले हम, तो इसके बाद अच्छा चलिए डी लिखवाते हैं। डी में भावाश्रित, मतलब भाव में जो अधिष्ठित ग्रह है, भावाश्रित जनित कोई भी फल वो जिस राशि में बैठा है वो भाव का ना देके उस राशि का रिजल्ट देगा। जैसे ये भाव संधि स्फुट में बैठा कोई ग्रह है, मान लीजिए 3 डिग्री, जैसे आपने बताया था अभी 27 डिग्री का, तो 27 डिग्री का जैसे किसी भी माने 27 डिग्री में अवस्था में वो 200 मिनट के नीचे आ गया, है ना, 100 मिनट के नीचे आ गया, तो वो फिर अब ये सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि का रिजल्ट देगा, भाव का नहीं देगा वो। उसका कारकत्व अब मिथुन राशि के अनुसार, माने वही डुअलिटी आएगा, वही मिथुन राशि का जो कारक तत्व है, जो क्रिया तत्व है, उसकी जो माने पहचान है, वो सारा चीज आएगा।
वो राशि तत्व का रिजल्ट देगा। बहुत मतलब जब कोई इंपॉर्टेंट। planet नहीं रहेगी, बोलिए। जब कोई प्लेनेट नहीं रहेगी तब वो उस घर नहीं का रिजल्ट कोई भी देगी। नहीं, नहीं कोई भी प्लैनेट वहां पे बैठा रहे, अगर वो संधि से थोड़ा नीचे के आता है तो फिर वो भाव का रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे आपने बताया था कि सान मान लीजिए यहाँ पे बैठा है 27 डिग्री में, आपने यही प्रश्न बोला था ना मुझे। हाँ। तो यहाँ पे सान सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि का रिजल्ट देगा, वो भाव का रिजल्ट नहीं दे सकेगा। ठीक है। ये बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ा फॉर्मूला, ये करोड़ों रुपया दे के भी नहीं मिलता है प्रियंका जी। बहुत ध्यान से लिख लेना ये सब, ठीक है। क्योंकि आप लाखों वीडियो यूट्यूब से देख लेना, इतना नोटिफाइड और इतना माने आपको एक्यूरेटली कोई भी गुरु नहीं समझाया होगा। इसलिए ये सारे अपना डायरी पे इसको ऐसे लिखाना, लिख के रखना, ताकि आप अपने नेक्स्ट पीढ़ी को, आप अपने शिष्यों को इसको प्रॉपरली सिखा पाए। जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपना शिष्य को वैसे ही सिखा पाए। इसलिए इसका बहुत अच्छा से नोट बना के रखना। इसी नियम में डी हो गया ना, उसके बाद ई लिखो। इसी नियम में अगर कोई ग्रह स्फुट नेक्स्ट भाव राशि में आ जाता है, नेक्स्ट भाव राशि मतलब दूसरा अगला वाला, या तो पीछे की भाव राशि में आ जाता है, जहां पे ये संधि की स्फुट पड़ता हो, माने जहां पे ये संधि की स्फुट जो है ना पड़ा हो, पतितन, माने एग्जैक्टली जैसे 29 डिग्री पे पड़ा है वैसे ही, तो सामने वाला जो सामने का होगा तो वो उस भाव का फल देगा, और जो इससे पीछे का होगा तो वो पीछे वाला भाव का फल देगा। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट के ऑर्ब को चेंज करके वो देगा। यहाँ पे एक और, चलो नोट डाउन कर लो, एक स्टार मार्क देके नोट डाउन करो। 3 डिग्री, मैं बार बार 3 डिग्री 20 मिनट ऑर्ब जो बता रहा हूं, ये 3 डिग्री 20 मिनट का जो ऑर्ब में अगर संधि